राज्य में एक बहुत ही उदार और दयालु राजा विक्रम सिंह राज करते थे। वे अपने राज्य में सभी लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका निवारण करते थे। पूरे राज्य में राजा विक्रम सिंह अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। सभी राज्य के निवासी अपनी समस्या को लेकर राजा के पास ही आते थे। एक दिन, मंत्री क्या खबर है? राज्य में सब सकुशल तो है ना? पड़ोसी राज्य की कोई खबर या कोई सूचना? जी जी महाराज, अपने राज्य में सब सकुशल है और पड़ोसी राज्य में भी अभी शांति है। परंतु महाराज, एक दुखद सूचना है। क्या कहा मंत्री? दुखद सूचना? आखिर क्या है सूचना? बताओ हमें। वो महाराज, कल रात एक राज्य का निवासी महल के बाहर आया था। वो बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा था महाराज। उसकी इच्छा आपसे मिलने की थी महाराज, परंतु हमारे सैनिकों ने उसे महल के अंदर आने नहीं दिया। क्या कहा महामंत्री? कोई दुखी व्यक्ति, वो भी हमारे ही राज्य का, हमारे महल के द्वार पर आया था और उसे अंदर आने नहीं दिया गया? आखिर क्यों? सैनिकों को बुलाया जाए। तभी दो सैनिक महाराज के पास आते हैं। बोलो सैनिकों, क्यों तुमने उस व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो आपके ही आदेश का पालन कर रहे थे। आप अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते समय हम आपके कक्ष में नहीं आ सकते थे महाराज, इसलिए हमने उस व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया। जाओ महामंत्री, और जाकर राज्य में उस व्यक्ति को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। जिसके बाद महामंत्री सेना की एक टुकड़ी के साथ अपने राज्य में उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ते हैं कि तभी वो देखते हैं कि गांव के बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान के पास उन्हें एक आदमी सोमू काफी दुखी दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही उदास एक जगह पर बैठा होता है। जिसे देखते ही, ये देखिए मंत्री जी, यही है वो आदमी जो उस दिन महल में आया था। चलो हमारे साथ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। क्या सच में महाराज ने मुझे स्वयं बुलाया है? मैं कब से उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जिसके बाद मंत्री और अन्य सैनिकों के साथ वो आदमी राजा के महल में आता है। महाराज, यही है वो आदमी जो उस रात आपसे मिलने हमारे महल में आया था। क्या नाम है तुम्हारा? हमें माफ कर दो। जब तुम हमारे महल में आए उस समय हम विश्राम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों ने तुम्हें हमसे नहीं मिलने दिया। बोलो, क्या परेशानी है? हम अवश्य ही उसका समाधान करेंगे। महाराज, मेरा नाम सोमू है। मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ। मेरी एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। महाराज, मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर मैं कई वर्षों से खेती करता आया हूँ महाराज, लेकिन मेरे सौतेले भाई ने मुझसे वो जमीन अब छीन ली है। महाराज, मेरा भाई बोलता है कि वो जमीन मरने से पहले पिताजी ने उसे दी थी, जिस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब मैं क्या करूं महाराज? कई दिनों से मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है महाराज, जिसकी वजह से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या करूं? महाराज, मेरे घर में तो अब 2 वक्त की रोटी बननी मुश्किल हो गई है महाराज। महामंत्री, इसके भाई को दरबार में बुलाया जाए। तभी कुछ सैनिकों के साथ सोमू का भाई दरबार में आता है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या ये सच है कि तुमने अपने सौतेले भाई सोमू की जमीन धोखे से छीन ली है? बताओ हमें। मेरा नाम जग्गी है महाराज, और सोमू मेरा सौतेला भाई है। लेकिन ये झूठ है महाराज, मैंने इसकी कोई भी जमीन नहीं छीनी है। वो जमीन तो मेरी ही थी। पिताजी ने मरने से पहले ही वो जमीन मुझे दे दी थी। मैंने वो जमीन इस सोमू को सिर्फ खेती करने के लिए ही दी थी, लेकिन अब ये उस पर अपना हक जता रहा है। अब आप ही कुछ करिए महाराज। दोनों की बातें सुनकर विक्रम राजा बहुत सोच में पड़ जाते हैं। महामंत्री, इन दोनों को सबसे उत्तम फसल के बीज दिए जाएं। राजा की ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, आखिर महाराज करना क्या चाहते हैं? अब किसी भी फसल के बीज से ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? तभी महामंत्री दरबार में फसल के बीज लाते हैं। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। ये तो सच है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, इसलिए अब मेरे पास एक ही उपाय है। मैं तुम दोनों को उच्च नस्ल के आलू के बीज दे रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और उस जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी आलू की फसल उगाओ। जिसकी भी फसल उस जमीन के टुकड़े पर सबसे ज्यादा अच्छी होगी, वही उस जमीन का असली मालिक होगा।
ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और महामंत्री थोड़े थोड़े बीज दोनों को दे देते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं उस जमीन पर आपके दिए गए इन बीजों से आलू की खेती बहुत मेहनत से करूंगा। हाँ हाँ महाराज, ठीक है, मुझे भी आपका ये निर्णय स्वीकार है। महाराज, मैं भी आपके दिए गए बीजों से अपनी उस जमीन पर आलू की ही खेती करूंगा। आप देखना महाराज, मेरी ही आलू की फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी। तो ठीक है, आज से कुछ दिन बाद जब तुम दोनों की आलू की फसल अच्छी हो जाए तो तब तुम अपनी अपनी फसल के आलू लेकर मेरे पास आना। जिसके भी आलू अच्छे होंगे वही उस जमीन का मालिक होगा, और तुम दोनों में से जो झूठ बोल रहा है उसे सजा दी जाएगी। जिसके बाद दोनों वहाँ से अपने अपने घर आ जाते हैं। सोमू अपने घर जाता है। जी आ गए आप? क्या कहा महाराज ने? क्या वो जमीन आपको मिल गई है? बताइए ना जी, क्या हुआ? और आप ये हाथ में क्या ले रहे हैं जी? नहीं भाग्यवान, वो जमीन मुझे अभी तक नहीं मिली है। महाराज ने मुझे और जग्गी भैया दोनों को आलू के कुछ बीज दिए हैं और कहा है कि हम अपनी उसी जमीन पर इसकी खेती करें, जिसके बाद जिसकी भी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी वही उस जमीन का मालिक होगा। तो क्या हुआ जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपकी ही आलू की फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, मैं कल ही खेत जाकर इन बीजों को बो दूंगा। सुबह होती है। सोमू अपने खेत में जाता है और अपनी जमीन के एक हिस्से में उन बीजों को बो देता है, और उधर जग्गी भी उसी जमीन के दूसरे छोर पर उन बीजों को बो देता है। जिसके बाद दोनों अच्छे से अपने अपने हिस्से की फसल की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत मेहनत से अब रोज फसल की देखभाल कर रहे थे। देखते ही देखते आलू की फसल अब बड़ी हो जाती है। अरे वाह, मेरे आलू कितने अच्छे और सुंदर दिख रहे हैं। अब इन्हें महाराज के पास ले जाने का समय आ गया है। कल सुबह ही इनको लेकर जाता हूँ। और फिर सुबह होती है। सोमू अपने खेत आता है और अपनी आलू की टोकरी को उठाकर राजा के पास चला जाता है। दोनों अपनी आलू की टोकरियां राजा के सामने पेश करते हैं। दोनों अपनी टोकरियों के ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं। अरे वाह जग्गी, तुम्हारे आलू तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। जी महाराज, मैंने दिन रात मेहनत की है, तभी इतनी अच्छी नस्ल के आलू हुए हैं। तभी राजा सोमू की टोकरी में से एक आलू उठाता है। अरे सोमू, ये क्या? तुम्हारे आलू तो एकदम खराब अवस्था में नजर आ रहे हैं। क्या तुमने अच्छे से अपनी फसल की देखभाल नहीं की थी? इन्हें देखकर तो यही साबित होता है कि तुम्हारी आलू की फसल अच्छी नहीं हुई है। इसका मतलब तुम ही हमारे दरबार में आकर हमसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन महाराज, कल जब मैंने अपने आलू देखे थे तो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। मुझे नहीं पता महाराज ये अब कैसे बदल गए हैं। मैं खेत में गया और सीधा आलू की टोकरी उठाकर आपके पास ले आया। महाराज, ये सोमू झूठ बोल रहा है। इसने अच्छे से अपनी फसल की देखभाल ही नहीं की और इसके आलू अच्छी नस्ल के थे। तो अब क्या हो गया महाराज? ये सोमू झूठा है। राजा दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे कि तभी दरबार में महामंत्री आते हैं। महाराज की जय हो। आओ मंत्री, ये दोनों अपनी अपनी आलू की फसलें लेकर आए हैं और सोमू ही झूठ बोल रहा था। इसकी आलू की नस्ल एकदम बेकार है। सही बोल रहे थे तुम, सोनू ही दोषी है। सोमू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और तभी जी जी महाराज, सही कहा आपने। वो जमीन मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं महाराज, आपका निर्णय गलत है। महाराज, झूठ सोमू नहीं जग्गी बोल रहा है। क्या कहा मंत्री? जग्गी झूठ बोल रहा है? वो कैसे भला? महाराज, आपके आदेश अनुसार जो बीज मैंने इन दोनों को दिए थे वो एक जैसे नहीं थे महाराज। एक जैसे नहीं थे? इसका क्या मतलब है महामंत्री? हम समझे नहीं। तो फिर वो दोनों बीज कैसे थे? बताओ हमें महामंत्री। महाराज, उन दोनों बीजों में से एक बीज आलू की अच्छी और एक बीज खराब फसल का था, और जो बीज हमने सोमू को दिया था वो बीज उत्तम फसल का था महाराज। जबकि जग्गी को खराब फसल का बीज दिया गया था। फिर जग्गी की फसल के आलू उत्तम फसल के कैसे हो गए महाराज? मैंने 2 सैनिकों को दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। तभी महामंत्री ताली बजाते हैं। तभी 2 राजा के सैनिक दरबार में आते हैं। बताओ मेरे गुप्तचरों, तुमने रात को क्या देखा? महाराज, कल रात हमने देखा कि यह जग्गी अपनी उसी जमीन की तरफ जाता है जहां इन दोनों ने अपनी अपनी फसलें बो रखी थी, और सोमू की फसल के हिस्से में जाकर जग्गी अपनी आलू की टोकरी से सोमू की आलू की टोकरी बदल देता है।
ये बात सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। ये सच है महाराज, पिताजी ने वो जमीन मुझे नहीं इस सोमू को दी थी, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया था। मैं वो जमीन इससे हड़पना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आलू की टोकरी सोमू के आलू की टोकरी से बदल दी थी महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुमने हमारे समक्ष झूठ बोला, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जग्गी, तुमने चालाकी से सोमू की जमीन हड़पनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें दंड स्वरूप इस राज्य से निष्कासित किया जाता है। राजा की बात सुनकर जग्गी जोर जोर से रोने लगता है। नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। देखो सोमू, अब सत्य का पता चल चुका है। अब वो जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। तुम उस जमीन पर फिर से खेती कर सकते हो और अपना जीवन यापन कर सकते हो। राजा की ये बात सुनकर सोमू बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं जानता था आपके इस दरबार में मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिए ही मैं बहुत उम्मीदों से आपके पास आया था। ये सब महामंत्री की सूझबूझ से हुआ है। महामंत्री, आज तुमने हमारे हाथों एक अन्याय होने से बचा लिया है। हम तुमसे बहुत खुश हुए। इसके बदले तुम्हें 100 सोने की अशर्फियां दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। मैं आपसे कुछ मांगना भी चाहता हूँ महाराज, क्या आप मुझे देंगे महाराज? हाँ हाँ बोलो सोमू, क्या चाहिए? तुम्हें हम अवश्य देंगे। महाराज मैं चाहता हूँ आप जग्गी भैया को माफ कर दीजिए। आखिरकार ये मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि इन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो सोमू। ठीक है, हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जाओ जग्गी, तुम्हारे भाई सोमू के कहने पर हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब कोई ऐसी हरकत मत करना, वरना हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको माफ कर दिया है जग्गी भैया। आपने हमेशा मुझे अपना सौतेला भाई समझा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं समझा। मैं आपको दिल से अपना भाई मानता हूँ। जग्गी भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब हम दोनों मिलकर उस जमीन पर खेती करेंगे और खुशी खुशी साथ रहेंगे भैया।